हाय स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की बुकलेट का लिंक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, लिखा है कि स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखिए, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी लाइट किसी स्मॉल ऑब्स्टेकल के शार्प एजेस से या किसी भी स्लिट से जब गुज़रती है तो उस ऑब्स्टेकल के एजेस से मुड़कर या जब स्लिट से निकलती है बाहर या किसी होल से बाहर निकलती है तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ पर न चलकर अपने पास से शार्प एजेस से बेंड हो जाया करती है और ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए। इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर समझ सकते हैं। आप देखिए कि मान लीजिए कि ये एक कार्डबोर्ड था और आपने यहाँ एक बहुत ही नैरो स्लिट ये बना रखी है और सामने है सपोज ये स्क्रीन, यह है स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इस स्लिट एस पर आप लोग लाइट रेज डालते हैं। यहाँ से ये लाइट रेज आप यहाँ पर डालते हो। जब आप लाइट रेज डालोगे इस तरह से तो आप देखिए कि हम लोग वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं जिस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन के सेम फेज में होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो अगर यहाँ से लाइट रेज चल रही हैं तो यहाँ पर आप लोग कैसा वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट, ये मिलेगा प्लेन वेव फ्रंट, ये आपको मिला। जैसे ही ये वेव फ्रंट चलेगा और टकराएगा यहाँ पर जाकर तो आप जानते हैं कि ये जो कार्डबोर्ड था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पर अगर इसके नेचर डिपेंड करता है कि या तो ये लाइट रेज इससे एब्जॉर्ब हो जाएंगी या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पार्शियली, जैसा भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आपने एक चाहे तो आपने एक स्लिट काट रखी है या मान लीजिए कि आपने एक होल कर रखा है, तो यहाँ पर जितने भी जो भी पॉइंट आएंगे वो आप जानते हैं कि वो सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स तरफ बिहेव करेंगे, वहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। और अगर ये एक होल है तो यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा और अगर ये स्लिट है तो यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बाहर निकलेगा। तो कैसा होगा कि आप देखिए ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ये चलेंगे। ये आपको मिलेंगे या तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट। और यहाँ से जो लाइट रेज चलेंगी वो आप जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ये चलती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो भी लाइट रेज हैं यहाँ से निकलने के बाद ये लाइट रेज शार्प एजेस से मुड़कर ऐसे जगह पहुँच जाएंगी जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए था, ऐसे जगह पहुँच जाएंगी। इसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक मिडल में यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और किनारों पर इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। और आप जानते हैं यही वजह है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही जो हमारे पास यहाँ पर आपने स्लिट काटी हुई है या एक पिन होल किया हुआ है उसका शार्प पॉइंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है।
अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही होती, यहाँ पर एक शार्प पॉइंट लाइट का मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि आप लोगों को एक ऐसी इमेज मिल रही है कि यहाँ पर लाइट है और वो धुंधली होती जा रही है चारों तरफ से। और ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए कि आप एक कॉइन रख देंगे यहाँ पर, जब आप कॉइन रखेंगे तो कॉइन की भी यहाँ पर एक क्लियर ज्योमेट्रिकल शैडो बननी चाहिए थी, लेकिन आप देखोगे यहाँ से जो कॉइन रखोगे वहाँ से भी मुड़कर ऐसी जगह लाइट पहुँच जाएगी जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए था। और आप जानते हैं कि इस फिनोमेना को कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ना चलती है, बल्कि ऐसी जगह पहुँच जाया करती है जहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए। इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और इसको हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, लिखा है कि ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सिंगल नैरो स्लिट, हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की क्वेश्चन नंबर 123 में। डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय ए नैरो स्लिट, और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ की। तो एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, 2 थीटा इजिकल टू 2 लैम्डा अपॉन ई, जहाँ पर आप जानते हैं कि जो स्मॉल ई है ये साइज़ ऑफ द स्लिट है, लैम्डा जो आप लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए सिंगल नैरो स्लिट, हाउ डज द एंगुलर width of the principal maximum in the resulting diffraction pattern depends on the width of the slit। तो आप देखिए width of the slit कौन सी है? स्मॉल e। आप लिखेंगे where स्मॉल e is equal to width of the slit, width of the slit। तो जो एंगुलर width है यहाँ से आप लिखेंगे फ्रॉम a, तो जो एंगुलर width है 2 थीटा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम लोग स्मॉल ई कम करें या ज़्यादा करें, किस तरह से डिपेंडेंस, तो आप देख रहे हैं कि 2 थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई। क्वेश्चन नंबर 124 लिखा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट। तो डिफ्रैक्शन थ्रू ए नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन of light by a narrow slit, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आप लाइट डालते हो ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज़ ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे। तो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, इट इज़ 1 मीटर अवे। इट इज़ ऑब्जर्व द फर्स्ट मिनिमम इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। कुछ मिस्टेक लग रही है, फिर भी जो डाटा गिवन है उसी से कर दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये आप लिखोगे कि x1 इज इक्वल टू 2.5
मीटर। तो विड्थ ऑफ द स्लिट आपको निकालनी है। विड्थ ऑफ द स्लिट, जिसको हम स्मॉल ई कहते हैं, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा होती है, क्या होता है फॉर्मूला? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा θ1 कितना होता है? लैम्डा अपॉन ई। अगर आपको याद होगा कि mth मिनिमा की पोजीशन निकालनी होती है तो वो होता है θm = m लैम्डा अपॉन ई। ये आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो होगी θ1 = लैम्डा अपॉन ई। ये हो गया लैम्डा अपॉन ई। तो अगर हम लोग जो एंगुलर पोजीशन है, अगर उसको हम लोग स्क्रीन तक की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी लीनियर पोजीशन आ जाएगी। इसका मतलब कि लीनियर डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की। तो आप लिखेंगे कि लीनियर पोजीशन दैट इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि x1 कब मिलेगा? जब आप θ1 यानी उसकी एंगुलर पोजीशन को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। तो यहाँ से हम ई निकाल लेंगे, विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इट इम्प्लाइज दैट कि विड्थ ऑफ द स्लिट यहाँ से निकल के आएगा स्मॉल ई = लैम्डा अपॉन x1 इंटू कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने कहा से वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्मॉल ई = देखिए जहाँ लिखा है लैम्डा, यह है 500 × 10⁻⁹ मीटर में, मल्टीप्लाइड बाई दिस इज़ 1 मीटर डिवाइड बाई दिस इज़ 2.5 मीटर। पॉइंट हटाया, ये 0 लगा दिया, 20। तो 2 × 10⁻⁷ मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन आप देखें, लिखा है येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इल्यूमिनेट्स ए सिंगल स्लिट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम बात करें डिफ्रैक्शन बाय नैरो स्लिट से। डिफ्रैक्शन बाय ए नैरो स्लिट, इसकी आप बात कर रहे हैं। और जो हम लोग वेवलेंथ लाइट की यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू गिवन है। आप देखिए जो वैल्यू गिवन है वो है लैम्डा = 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर = 600 × 10⁻⁹ मीटर। ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.01 सेंटीमीटर। तो स्मॉल ई 0.01 सेंटीमीटर या 10⁻⁻² मीटर या सेंटीमीटर सॉरी, या 10⁻⁻4 मीटर, ये हो जाएगा। ओके, फिर लिखा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम when the diffraction pattern is viewed on the screen kept 1.5 meter away, capital D = 1.5 meter away from the slit। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको निकालना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम हमारे पास जो होगा, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, तो आप जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो डार्क लाइन बनेंगी वो एक्चुअल में क्या होगा, वो होगा फर्स्ट मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के इधर फर्स्ट मिनिमा और इधर फर्स्ट मिनिमा, तो उनके बीच का जो
सेपरेशन है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। ये है सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट मिनिमा और इधर फर्स्ट मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये x1, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये x1। तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो डार्क लाइंस आप लोगों को मिल रही हैं उनकी डिस्टेंस इतनी होगी 2x1। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो आप लोगों को ये निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइंस, दैट इज फर्स्ट मिनिमम या फर्स्ट मिनिमा on either side of central maxima। तो यहाँ से फिगर से आप समझ रहे हैं कि 2x1 आपको निकालना है। तो आप जानते हैं वी नो दैट कि x1 का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, क्या था कि लैम्डा अपॉन ई इंटू कैपिटल डी, ये आप जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस फर्स्ट मिनिमा की भी x1, तो ये 2x1 अगर आपको निकालना है तो इसलिए 2x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा की जगह 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन स्मॉल ई, ये है स्मॉल ई इज 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये हो जाएगा। तो आप देखो 3 ये हो जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ से जो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ये आएगी 1.8 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है इसके दोनों तरफ जो दो डार्क लाइंस यानी फर्स्ट में मिल रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन जो होगा ये 1.8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये 1.8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 का ए पार्ट देखिए, इन व्हाट वे इज़ द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो 128 का ए पार्ट, 128 का जो ए पार्ट है उसमें आप जानते हैं कि हमारे पास जो भी स्लिट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसका साइज़ जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, और अगर ऐसा है केवल तभी डिफ्रैक्शन होगा वहाँ से उन स्लिट्स S1 और S2 से, और जब डिफ्रैक्शन होगा तभी उन वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन होगा। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो सुपरपोजिशन भी नहीं होगा, तो आप लोगों को कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो नहीं मिल पाएगा स्क्रीन पर। तो आप लिखेंगे इस बात को, इफ़ द विड्थ ऑफ द ई स्लिट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाइट यूज्ड then the light will be diffracted
by each slit and due to their superposition we will get interference pattern on the screen. Otherwise, in the absence of diffraction, no interference will take place. ठीक है, नो इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। 128 का बी पार्ट आप देखिए। टू वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर आर यूज्ड in turn to study the diffraction taking place at a single slit of aperture 2 × 4 meter. The distance between the slit and the screen is 1.5 meter. Calculate the separation between the positions of the first maxima of the diffraction pattern obtained in the two cases. तो हम लोग बात कर रहे हैं diffraction of light by a narrow slit आपके पास जो लाइट है उसमें दो वेवलेंथ हैं, एक है 590 नैनोमीटर यानी 590 10⁻⁹ मीटर और एक है 596 नैनोमीटर यानी 596 × 10⁻⁹ मीटर आर यूज इन टर्न टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट ए सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर। अपर्चर रखा है उसका स्मॉल ई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मीटर, ये इसका अपर्चर स्मॉल ई है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज़ 1.5 मीटर, कैपिटल डी ये है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न obtained in the two cases. Separation between the position of the first maxima, आप देखो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको याद होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, ये मिला, ये है इसकी फर्स्ट की पोजीशन। मान लीजिए कि इसकी सेंट्रल मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है, ये पोजीशन है x1 डैश, क्योंकि x1 से आप कंफ्यूज हो जाओगे, x1 तो हम लोग मिनिमा की पोजीशन मानते हैं, इसलिए x1 डैश यहाँ डैश लगा दिया। अब अगर वेवलेंथ लैम्डा यूज़ की है मैंने तो ये है सपोज वेवलेंथ लैम्डा के लिए। अब अगर दूसरी कोई वेवलेंथ यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि एक वेवलेंथ हमने दूसरी यूज़ करी और उस केस में ये मिला, ये वेवलेंथ यूज़ की मैंने और उस केस में जो इसकी पोजीशन मिली ये मिली x1 डैश डैश, ये मिली वेवलेंथ लैम्डा डैश के लिए। तो आप देखोगे कि जो उनका सेपरेशन होगा वो इन दोनों सेपरेशन होगा, x1 डैश और x1 डैश डैश, तो इनका सेपरेशन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो एंगुलर पोजीशन होती है फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए वो कितनी होती है, वो होती है 3/2 λ/e।
और अगर कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी लीनियर पोजीशन आ जाएगी, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्डा। तो क्या होगा, वो होगा x1 डैश, यहाँ लगा दिया 1 डैश। तो कितना होता है 3/2 लैम्डा अपॉन ई इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और इसी का जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल मैक्सिमा से, अगर आप लोग लैम्डा डैश वेवलेंथ को यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर वेवलेंथ लैम्डा डैश, तो x1 डैश डैश इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डैश अपॉन ई इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं लैम्डा डैश की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए x1 डैश डैश की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसलिए उन दोनों की सेपरेशन बिटवीन the positions of both first maxima and subsidiary maxima obtained for lambda and lambda dash। तो इनका सेपरेशन हो जाएगा डेल्टा x1 डैश, ये मान लीजिए, तो हो जाएगा x1 डैश डैश माइनस x1 डैश। यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो होगा 3/2 लैम्डा डैश अपॉन ई इंटू कैपिटल डी माइनस 3/2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। तो 3/2 डी अपॉन ई लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यही आपको निकालना है बस। तो 3/2 डी की वैल्यू है 1.5 अपॉन ई की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 596 माइनस 590 इंटू 10⁻⁻9, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5/2 इंटू ये होगा 6 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा। तो 2 से ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा और सॉल्व करेंगे। इतना मीटर, ये सेपरेशन आप लोग मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is k unit। तो दो केस मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट और केस सेकंड। ये कह रहे हैं कि जब पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा x1 जब लैम्डा है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है
आई मान लेता हूँ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या आई आर मान लेता हूँ, तो उस वक्त जो इंटेंसिटी है वो ये के यूनिट। उसके बाद लिखा है फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाएगा तो उस वक्त आई आर डैश मान लीजिए रिजल्ट इंटेंसिटी होगी, कितनी होगी आप लोगों को निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है रिजल्ट इंटेंसिटी का, उसमें पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कितना फेज डिफरेंस है, क्योंकि इसमें फार्मूला में जो फार्मूला होता है आई आर इजिकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव, उसमें फेज डिफरेंस आता है। तो पार्ट डिफरेंस पता है आप लोगों को, तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लीजिए कि फेज डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 5/1 इजिकल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x1। तो 5/1 जो निकल के आएगा ये आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यू है लैम्डा, इससे कैंसिल, तो ये 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो जो फेज डिफरेंस 5/2 होगा ये होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x2, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 3, इससे कैंसिल, तो 2 पाई बाई 3 ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले ड्राइव कर चुके हैं वो देखेंगे। आप लिखेंगे वी नो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वी नो दैट आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन इंटू आई टू इंटू कॉस फाइव। ये फॉर्मूला हमारे पास है, पहले से हम जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में। आप लिखेंगे कि इफ़ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, मैंने बताया था कि आप लोग दोनों जो हमारे पास दोनों स्लिट्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी इक्वल मानते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू आई प्लस 2 रूट आई इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आई सफिक्स आर इज इक्वल टू 2i प्लस 2i इंटू कॉस फाइव, यहाँ से हम लोग 2i कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस कॉस फाइव। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे, जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा कि आई सफिक्स आर इज इक्वल टू 2i 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला जो निकल के आया रिजल्ट इंटेंसिटी का, आई सफिक्स आर इज इक्वल टू 4i इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, ये निकल के आता है। अब दो केस आपके पास हैं, एक केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। तो इन केस फर्स्ट में आप देखिए जो 5/1 है ये 2 पाई है, तो आप लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू 4i इंटू कॉस स्क्वायर, ये है 2 पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये है के यूनिट, के इज इक्वल टू 4i मल्टीप्लाइड बाई कॉस 180 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि के इज इक्वल टू 4i, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप सॉल्व करेंगे इन केस सेकेंड, यहाँ देखेंगे तो इसी वाले फॉर्मूले से फ्रॉम ए। अब इंटेंसिटी आपने आई आर डैश मान रखा है, तो आई आर डैश इज इक्वल टू 4i इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एंगल की वैल्यू है 2 पाई बाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60, तो
आई आर डैश इज इक्वल टू 4i और ये 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 तो कितना हो जाएगा i, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1 वी गेट तो आई आर डैश अपॉन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा i/4i, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा कि आई आर डैश इज इक्वल टू k/4 यूनिट। तो ये आपका आंसर होगा k/4 यूनिट। इतनी इंटेंसिटी अब आप लोगों को स्क्रीन पर उस पॉइंट पर मिलेगी जहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/3 है। अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस वाली जगह पर इंटेंसिटी के यूनिट थी तो जहाँ पर पार्ट डिफरेंस अब λ/3 है वहाँ पर k/4 यूनिट की इंटेंसिटी आप लोगों को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। 135 लिखा है कि इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इन ए सिंगल स्लिट diffraction experiment is slit of width d is illuminated by red light। तो जो width of the slit है ये यहाँ पर d given है। red light of wavelength 650 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 650 नैनोमीटर, इसका मतलब 650 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द डी, इसका मतलब डी की वैल्यू आप लोगों को निकालना है, यानी कि जो विड्थ है स्लिट की। विल द फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। तो इसका ए पार्ट देखिए कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा यानी θ1 ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप पूरा साइन थीटा फॉर्म लगाएंगे, आप लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट मिनिमा साइन θ1 इज इक्वल टू λ/e, ये होगा। तो यहाँ से आप देखो कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 650 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ई, ई की जगह डी आप लिखेंगे। तो साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 650 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन डी। तो विड्थ ऑफ द स्लिट स्मॉल डी ये आप देखोगे तो 650 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 तो हो जाएगा 1.3 10⁻⁻6 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर आप देखिए इसका बी पार्ट लिखा है कि द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री इफ़ द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा θ1 डैश इस 30 डिग्री, तो उसके लिए विड्थ क्या होनी चाहिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आप लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा कि साइन θ1 डैश कितना होता है 3/2 λ/e।
ये एंगुलर पोजीशन होती है, वहाँ साइन लिखेंगे आप लोग, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा 650 10⁻⁹ अपॉन स्मॉल ई या स्मॉल डी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 650 × 10⁻⁹ अपॉन स्मॉल डी। तो इससे ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से आप लोगों को जो स्मॉल डी मिलेगा वो होगा स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 × 650 × 10⁻⁹ स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.95 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 का ए पार्ट देखिए। 136 इसका ए पार्ट, इसमें लिखा है कि इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट व्हेन ए टिनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ए ब्राइट spot is seen at the center of the shadow of the obstacle, explain why। तो देखिए ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपने एक बहुत छोटा सा कोई सर्कुलर ऑब्स्टेकल रख दिया और कहीं दूर से कि लाइट रेज आ रही हैं, किसी सोर्स से सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं डिस्टेंट सोर्स से। तो जो स्क्रीन पर आप देखोगे, जो स्क्रीन होगी ये, इस स्क्रीन पर आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी इसकी, इस पोर्शन में इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी। लेकिन इसके सेंटर पर आप लोगों को एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। उसका रीज़न पूछ रहे हैं, तो उसका रीज़न देखिए ये है कि जो भी ये सर्कुलर ऑब्स्टेकल है, इसके जो किनारे हैं यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी वो जब पहुँचेंगी इस पॉइंट ओ तक, जो सेंटर है ठीक इसके बीच में जो ज्योमेट्रिकल शैडो है, इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस कवर करेंगी, ये डिस्टेंस कवर करेंगी, ये डिस्टेंस कवर करेंगी। तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी ये सब डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी कि पाथ कवर्ड जो होगा वो सेम होगा। जब पाथ कवर्ड सेम होगा तो जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर, जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, ये कितना होगा 0। तो जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स से आप देखोगे तो क्योंकि ये 0 तो ये 0 होगा। तो कौन से फेज़ में मिलेंगी, तो सभी मिलेंगी सेम फेज़ में। और जब सेम फेज़ में मिलेंगी तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा कि ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जो सुपरपोजिशन होगा तो वहाँ पर ये सब जो होंगी उनका सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिवली होगा। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर ऑफ द शैडो, एट द सेंटर ऑफ द शैडो, तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द शैडो पर कि यहाँ पर आपको एक ब्राइट स्पॉट यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर ऑफ द शैडो वी विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज़ ब्राइट स्पॉट। तो ये वजह है कि आपको एक ब्राइट स्पॉट वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप देखिए इसका बी पार्ट, स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो आप जानते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट की वजह से
आप लोगों को एक इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, और जो एक सिंगल स्लिट होती है जहाँ पर, वहाँ पर आप लोगों को एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो दोनों पैटर्न्स में जो डिफरेंस हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको याद होगा हम लोगों ने ये इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन के ग्राफ प्लॉट किए थे, और ये डबल स्लिट की वजह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और ये एक नैरो स्लिट की वजह से। तो इन पैटर्न में जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। पहला डिफरेंस तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी फ्रिंजेस मिल रही हैं इन सब की विड्थ इक्वल है, जबकि यहाँ पर आप देखो कि ये ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन ई, और बाकी सब लैम्डा अपॉन ई की हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है वहाँ पर सारी फ्रिंजेस जो होती हैं वो इक्वल विड्थ की होती है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा विड्थ का होता है, और दूसरी जो सब्सिडरी मैक्सिमास होते हैं उसके मुकाबले डबल विड्थ का होता है। और दूसरी बात होती है इंटेंसिटी की, कि यहाँ पर जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं वो सारी की सारी सेम इंटेंसिटी की होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ये ब्राइटेस्ट होता है। और जैसे जैसे आप लोग आगे जाते हैं, यहाँ से दूर जाते हैं, सब्सिडरी मैक्सिमा का जो ऑर्डर बढ़ता जाता है वहाँ पर इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये दो डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं, इन्हीं को आप मेंशन करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंटरफ्रेंस पैटर्न and diffraction pattern। तो आप देखो कि दो चीज़ों का फ़र्क होता है, एक तो फ्रिंज विड्थ का और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का। तो आप इस तरह से लिखोगे कि यहाँ पर किस में फ़र्क है। पहली बात जो फ़र्क है वो है फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में आप जानते हैं कि ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्या होती हैं, आर ऑफ इक्वल विड्थ, आर ऑफ इक्वल विड्थ। और जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है इसमें सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, द सेंट्रल मैक्सिमा, द सेंट्रल मैक्सिमा have got double width। किससे? that of width of secondary maxima, that of width of secondary maxima और मिनिमा, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा, दोनों से उसकी विड्थ जो होती है वो डबल होती है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस के बारे में है। यहाँ पर जितनी भी फ्रिंजेस होती हैं वो सारी सेम इंटेंसिटी की होती हैं। ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
आप जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज bright fringe is the brightest. ये सबसे चमकदार होती है। एंड इंटेंसिटी ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस with increase in the order of subsidiary maxima। जैसे इसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।